हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ कहा गया है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो आपको बता दें, अब्राहम मैस्लो ने क्या है, अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। पहला होता है जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। ओके, इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। यहाँ पर कहा गया है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। 4 ऑप्शन में बताना है राइट आंसर क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया में देखिए, सीखने का स्थानांतरण शून्य भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन डी, ए सभी। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। कहा गया है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। साथियों, यदि आपको टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर को सोचने में, तो आप वीडियो को पुश कर लें, फिर आप सोचें आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। देखिए यहाँ पर कहा गया है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की प्रतिपादकता जर्मनी के गेस्टाल्टवाद द्वारा की गई, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी से अधिक जरूर शेयर करना। यहाँ कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बिंगहास ने क्या है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहा गया है, सीखने के नियम दिए हैं। बताना है सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं। मुख्यतः कितने नियम दिए हैं सीखने के, 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ओके, इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। कहा गया है, सीखना है। बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, हाँ सही है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर हम देखें ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए सभी। ओके, इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। कहा गया है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। बताना है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। तो भैया इसे कहा जाता है अभिवृद्धि। जो ऑप्शन बी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग भी साथियों क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं, या आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और आप देखें कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं हम। कहा गया है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो यह जो कथन आप देख रहे हो, ये कथन दिया गया था साथियों रॉस के द्वारा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ओके, इसके बाद साथियों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताना है बाल मनोविज्ञान के आधार पर इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम या सबसे अच्छा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये कथन क्या है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर अपना साथियों हो जाएगा। देखिए यहाँ कहा गया है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10,
इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो ये तो पता होगा आपको, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो देखिए, शीघ्र पुनः स्मरण सही है, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, तो ये सभी क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन डी। हम जान लेते हैं आखिर स्मृति होती क्या है। देखिए यहाँ कहा गया है स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। और अच्छी स्मृति की निम्न विशेषता होती हैं: शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारण क्षमता, अच्छी धारण और समायोजन आदि। तो ये अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। जो ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें मैकडूगल ने क्या है, संवेगों की संख्या 14 बताई हुई है। देखिए यहाँ कहा गया है संवेग का तात्पर्य मनुष्य पशु में उत्पन्न संवेदना से है जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। देखिए वुडवर्थ के अनुसार क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ध्यान रखिए यह कथन किसका है, वुडवर्थ का। इसके बाद साथियों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। कहा गया है कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। तो भाई मेरे, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। जो ऑप्शन डी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आप लोगों ने इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पर इसके सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बताना है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वो होगा साथियों यहाँ पर राइट आंसर अपना ऑप्शन डी, विनय साइमन। देखिए कहा गया है व्यक्तिगत बुद्धिमापन के लिए सबसे पहला प्रयोग पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 15। शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। आपको बता दें शेष अवस्था जो कि 0 से 6 वर्ष तक होती है, और इसमें उत्तम शिक्षण विधियों की बात करें तो वो होती हैं मॉन्टेसरी, खेल पर विधि और किंडरगार्टन। ये बिल्कुल सारी विधि क्या हैं, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, इसके बाद साथियों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। कहा गया है बाल विकास में, अब बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए बाल विकास में क्या होता है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है। ओके, इसके बाद साथियों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। कहा गया है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाइयों बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कैसा होता है। देखिए कहा गया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी सही है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। तो ये बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। कहा गया है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था। बताना है राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत ये दिया था साथियों चार्ल्स डार्विन ने। जो ऑप्शन सी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण के द्वारा बताना है आपको किसका मापन किया जाता है।
तो साथियों इसके द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, जो ऑप्शन बी में कहा गया है। साथियों देखिए यहाँ कहा गया है 1905 में विनय साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक का नाम था विनय और एक का नाम था साइमन, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, इसलिए इसे कहा जाता है विनय साइमन परीक्षण। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। कहा गया है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताना है आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। तो देखिए संवेगात्मक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी करते हैं प्रभावित। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करते जाएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलती रहें। देखिए यहाँ कहा गया है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, बताना है जो कथन है वो किसका है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, हरलाख का। और मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आपको टाइम कम पड़ता है साथियों किसी भी क्वेश्चन के आंसर को सोचने में, तो आप वीडियो को पुश करना, उसके बाद सोचना इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद साथियों आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। देखिए कहा गया है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं भैया। सीखने का सबसे अच्छा या सबसे उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिमार्जन, जो ऑप्शन सी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है अधिगम या सीखना एक ही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। वाणी दोष नहीं है, बताना इसमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, बिल्कुल सही है, ये तो भैया वाणी दोष होगा। ऑप्शन बी में क्या है, धीमी या तेज गति से बोलना, तो भैया धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। देखिए कहा गया है वाणी दोष का अर्थ होता है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना। स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने के कारण होता है, जैसे हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना, ये क्या है, ये होते हैं वाणी दोष। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता है, बल्कि क्या है, परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन होता है। इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 24 पर। कहा गया है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, और अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। तो ये क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये क्या है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधियाँ हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक साथियों हम किस पर, 25 पर। कहा गया है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। बताना है आपको मूल्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें कौन शामिल नहीं है। भैया आध्यात्मिक मूल्य भी है, नैतिक मूल्य भी है और सांस्कृतिक मूल्य भी है, लेकिन कहा गया है एन कैन प्राकरणेन धन अर्जन का मूल्य, तो ये क्या है, मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों अपना राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 26 पर। कहा गया है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बताना है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना मनोवैज्ञानिक शारीरिक, जो ऑप्शन बी में कहा गया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। कहा गया है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। ओके। इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 27 पर। कहा गया है
आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। बताना है आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है कि उभयमुखी होता है कि सामाजिक निर्भर होता है। तो भैया आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, जो ऑप्शन ए में कहा गया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 28 पर। कहा गया है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होगा। क्या अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर वो क्या कर रहा है, अभिव्यक्त करता है। तो बताना वो कौन सा व्यक्ति होगा। तो वो होगा साथियों बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, जो ऑप्शन सी में दिया है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो होते हैं आशावादी, और अंतर्मुखी वाले होते हैं निराशावादी। ये बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 29 पर। कहा गया है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे बताना है। तो यदि ऐसा होता है कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित रहता और कुंठित रहता है, तो हम क्या करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर, जो कि हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसके बाद हमें कमेंट करना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कहा गया है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बताना इसमें से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। एक यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो डियर साथियों आज क्लास में हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मॉडल नंबर 4 पढ़ लिया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे। मुझे उम्मीद है आपको मॉडल पेपर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए नए वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपने 30 में से जितने क्वेश्चन सही किए हैं इसका जो आंसर साथियों वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।